नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए होगा। चाहे आप विधानसभा रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो या पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बेहद लाभकारी होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आ रखना। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं या आप स्टेनोग्राफर की तैयारी के लिए 80 से 120 चाहते हैं या 140 से 160 के बीच में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन PDF ऑडियो और मंथली ई बुक मिलेगा। साथ में ऋषि प्रणाली में आपको आउटलाइन भी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। भाइयों, विकास कार्यकर्ता को समाज के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार, दमन और शोषण के विरुद्ध अपने संघर्ष में हर समय अवश्य ही अटल रहना चाहिए। विकास कार्यकर्ता को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि लोगों की सेवा में जो काम वह कर रहा है उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्राथमिक विकास कार्यकर्ता के नाते उसे अपनी भूमिका अवश्य ही इस तरह निभानी चाहिए कि लोगों का अधिक से अधिक सहयोग सुलभ हो, न कि उसे लोगों पर अपने विचार, सिद्धांत और निस्वार्थ थोपने चाहिए। विकास कार्यकर्ता को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी लोगों के नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोगों में रहने के कारण विकास कार्यकर्ता को उनके शारीरिक श्रम में सक्रिय रूप से अवश्य भाग लेना चाहिए। विकास कार्यकर्ता को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए अवश्य ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लोगों के साथ घुल मिलकर और सीखने के अन्य अवसरों का लाभ उठाकर किए जा सकते हैं। विकास कार्यकर्ता में आत्मसंयम अवश्य होनी चाहिए, जो उसे अपने काम के लिए आवश्यक है। विकास कार्यकर्ता को अवश्य ही साधन संपन्न, उत्तरदायित्वपूर्ण और आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे लोगों की सेवा करने में अपनी योग्यता पर भरोसा और आशा अवश्य होनी चाहिए। विकास कार्यकर्ता एक प्रेरक है। उसकी गतिविधियों से जितनी जल्दी हो सके लोगों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय योगदान करने की प्रेरणा अवश्य जागनी चाहिए। खुलेपन और सीखने की भावना से विकास कार्यकर्ता को अवश्य अपनी परीक्षा स्वयं और लोगों तथा उन सहयोगियों विकास कार्यकर्ताओं से आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साथ वह काम करता है। विकास कार्यकर्ता को अवश्य ही खुले विचारों वाला होना चाहिए, जो लोगों की समस्याओं, उनकी प्रसन्नताओं, निराशाओं और आकांक्षाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार हो। विकास कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने सहयोगी विकास कार्यकर्ताओं को उनके संकटों के समय नैतिक, मानवीय और आर्थिक सभी प्रकार की सहायता प्रदान करे। विकास कार्यकर्ता को लोगों के साथ अवश्य ही विनम्र और शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। युवक और वृद्ध दोनों को अवश्य ही सदा उचित आदर दिया जाना चाहिए। महिलाएं पुरुषों की समानाधिकारी हैं और इसलिए उन्हें समान और सहभागी के रूप में उचित सम्मान दिया जाना आवश्यक है। काम के सभी स्तरों में जिम्मेदारियों के मामले में महिला विकास कार्यकर्ताओं से अवश्य ही समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। विकास कार्यकर्ता का जीवन एक कठिन जीवन है, जिसमें उसे प्रायः निराशाओं और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। विकास कार्यकर्ता अवश्य ही इन कठिनाइयों को लोगों की मुक्ति और विकास के लिए उनके साथ काम करने की प्रक्रिया का ही अंग समझे और अपनी वचनबद्धता में अवश्य दृढ़ रहे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने खेल तथा युवा कार्य विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से देश भर में मई 2001 को ग्रीष्म अवकाश साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के और गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को सम्मिलित किया गया था। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस जन कार्यक्रम में कुल मिलाकर 92 विश्वविद्यालयों और 2126 कॉलेजों ने भाग लिया था, जिसमें 1,39,000 राष्ट्रीय सेवा योजना और 18,000 गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र स्वयंसेवक सम्मिलित थे।
और लगभग 2 लाख शिक्षार्थियों का नामांकन किया गया था। छात्र स्वयंसेवकों को कोई मानदेय नहीं दिया गया था क्योंकि यह कार्यक्रम स्वयं सेवा पर आधारित था। तथापि साक्षरता किटें शिक्षार्थियों को राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा निःशुल्क दी गई थीं। इन केंद्रों ने मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया था। उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों को शामिल करने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नीति निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2000-2001 के दौरान ग्रीष्म अवकाश साक्षरता कार्यक्रम को चालू रखने का निर्णय किया है। पिछले वर्ष की भांति साक्षरता किटों को देने और राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्म अवकाश शुरू होने से पहले ही की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकर बहुत खेद हुआ है कि साक्षर महिलाओं की संख्या 30% से भी कम है और अनुसूचित जाति में 3% से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। माननीय महिला शिक्षा मंत्री ने बताया है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए 85 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। हम देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं साक्षर हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान किया जाए। अब स्कूलों की दशा पर प्रकाश डाला जाए। मैंने जो आंकड़े एकत्र किए हैं उनके अनुसार लगभग 5 लाख स्कूलों में से 50% स्कूलों की इमारतें ढंग की नहीं हैं, 40% स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं हैं, 70% स्कूलों के पास बच्चों की पुस्तकें नहीं हैं, 80% में पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है। मेरे राज्य के साथ साथ देश भर में हर जगह की यही स्थिति है। वास्तव में इस स्थिति का मुख्य कारण आर्थिक कठिनाई है। मुझे आशा है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इस स्थिति को सुधारने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी। इस दस्तावेज में शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए अर्थात इस पर ध्यान रखने के उद्देश्य से 10-2 स्कीम अपनाई गई थी। अभी तक उससे उपलब्ध नहीं हो पाई है। व्यावसायिक शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब 10-2 स्कीम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र को विशेष संवर्ग के रोजगार पाने की गारंटी हो। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को इस पर प्रयास में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश की आवश्यकता किस प्रकार की है। इन उद्योगों के लिए किस प्रकार के तकनीकविदों अर्थात फिटर, वेल्डर आदि की आवश्यकता है। आप एक सर्वेक्षण कराएं और इस प्रकार के पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू करें। जब तक छात्रों को रोजगार पाने का भरोसा नहीं होगा तब तक स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने के प्रति छात्रों में कोई आकर्षण न होगा। उपाध्यक्ष महोदय, देश में व्यावसायिक शिक्षा देने वाली 1600 संस्थाएं हैं, जिनमें से 50% तमिलनाडु में हैं। वे वहां अच्छा कार्य कर रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दस्तावेज में इस पर तथा कृषि और उद्योग संबंधी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है और जैसा कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बोलते हुए मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में कहा था कि वह इस बात का भी ध्यान रखें कि उद्योगों में नियोक्ताओं के साथ भी संपर्क रखा जाए। नियोक्ता सरकार को यह अवश्य सूचित करे कि उन्हें किस प्रकार की श्रमिकों की आवश्यकता है, अर्थात उन्हें किस प्रकार की तकनीकी जानने वालों श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके बाद ही सरकार अपनी समुचित नीतियां निर्धारित कर सकेगी। अब विश्वविद्यालय की शिक्षा पर चर्चा की जाए। मुझे यह कहते हुए अत्यधिक खेद है कि जिस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था
वह उसे पूरा करने में असफल रहा है। वह बुरी तरह असफल रहा है। जहाँ तक कर्नाटक का संबंध है, उसके बारे में मेरा कटु अनुभव है। विश्वविद्यालय 5 या 6 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें अभी तक एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया है। वे चाहते हैं कि राज्य सरकार पहले कुछ संशोधन लाए। पहले वे 2 संशोधन चाहते थे, किंतु अब वे 20 संशोधन करना चाहती हैं। उन्होंने देर करने की प्रक्रिया अपनाई है। वास्तव में प्रशासन को इसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। अब परीक्षाओं के बारे में बातचीत कर ली जाए। निसंदेह इस दस्तावेज में परीक्षाओं के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है। मैं जानता हूं कि स्मरण शक्ति पर आधारित परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती है। स्टाफ हो गए दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।